हेलो बच्चों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मंडे टेस्ट 2 जो हुआ है फेज 2। उसमें केमिस्ट्री में सेट 1 में और सेट 2 में जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है बच्चों को, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग ले रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल। ये देखिए आपका, ये यहाँ पे सेल नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। जिंक है और ये आपका सिंगल लाइन फेज सेपरेशन को बता रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज है और फिर ये सेल नोटेशन कहते हैं इसको। साथ में आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है जिंक का और कैडमियम का, -0.763 -0.043। फैराडे वैल्यू दिया हुआ है, 1 फैराडे का वैल्यू और आर का वैल्यू दिया हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या किए हैं वो मैं बता दूं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके ये सारा वैल्यूज और ये सारा वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर रहे हैं, जो क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल फार्मूला लगाना होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, सेल नोटेशन है, और सेल नोटेशन में आपको पता है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या बना लेगा, आपका एनोड का फॉर्मेशन कर लेगा। और राइट साइड में आपका रिडक्शन होता है, तो ये कैथोड बना लेगा। तो आपको करना क्या था, आपको सिंपल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना था। या फिर ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। तो ये लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, ये राइट हैंड इलेक्ट्रोड है, यानी कि कैथोड है और एक एनोड है। तो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए डेटा में यहाँ दिया हुआ है, ई नॉट वैल्यू Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn -0.763 वोल्ट। ये है रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, और ये एनोड बना रहा है, तो इसकी जगह पे इसको रखेंगे। और यहाँ पे कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है आपका कितना, -0.043। ये कैथोड बना रहा है, आप देखिए यहाँ पे कैथोड फॉर्म कर रहा है। तो इसको आप क्या रखेंगे, यहाँ पे कैथोड की जगह पे रखेंगे। -0.403 माइनस और माइनस हो जाएगा 0.763। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.36 वोल्ट। तो ये आपका हो गया आंसर। आपको क्या करना था इसमें, आपको इसमें फाइंड आउट करना था ई नॉट सेल, ना कि ई सेल पता करना था। कुछ बच्चे क्या किए हैं, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिए हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अधिक है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इसमें एंटी लॉग जानना जरूरी है, नहीं तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। EMF एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5 वोल्ट एंड 5.06 वोल्ट दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर। साथ में आपको रिएक्शंस भी यहाँ पे दे दिया है, देख रहे हैं। निकल सॉलिड +2 Ag प्लस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन Ag का x है, और निकल का कॉन्सेंट्रेशन 2 प्लस का 0.02, और सिल्वर ये सॉलिड स्टेट में। कहता है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ये आपको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सिंपल है, रिएक्शन दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज ई सेल दिया हुआ है, और ई नॉट सेल दिया हुआ है, दैट इज सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन दोनों सप्लाई कर दिया गया। तो बहुत हद तक क्वेश्चन को आसान बना दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। तो आपको पता है नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में निकल 2 प्लस है और सिल्वर है, सिल्वर सॉलिड फेज में है। सॉलिड फेज के कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं होती है। फिर प्रोडक्ट में आपका निकल सॉलिड में है, तो निकल सॉलिड की एक्टिविटी 1 लेंगे, कांस्टेंट है वो। Ag प्लस है, इसका x मान लेते हैं और इसका स्क्वायर आ जाएगा, Ag प्लस का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करेंगे और इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 0.02
अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर वैल्यू आप रखते हैं ई सेल का 5 वोल्ट, ई नॉट सेल का 5.06 वोल्ट, -0.0591। एन आपको फाइंड आउट कर लेना है। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिएक्शन में जाइए, रिएक्शन देखिए, Ag प्लस आयन किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। एक Ag प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो दो Ag प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ देखिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और निकल यहाँ पे कितना पे चला गया, 2+ पे चला गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लॉस हो रहा है और 2 गेन हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो आपको अब क्या करना है, इसको वर्कआउट करना है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स है, इसमें है कुछ नहीं, केमिस्ट्री बस यहीं तक था, इसके बाद मैथमेटिक्स है, तो देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में 0.0591/n, n की वैल्यू 2 है, पता है हमें, यहाँ n 2 लिख देंगे हम लोग। log 0.02 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया आपका, और 5.06 माइनस 5 आ गया। ये आपका नॉन स्टैंडर्ड वाला, ये स्टैंडर्ड वाला है, और ये नॉन स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन से आया पीछे से। तो फाइनली 0.06 है, log 0.02 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करके 0.0591 से, तो ये वैल्यू आपका आ गया 2.030। अब आपको चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो log को तो हटाना पड़ेगा। तो log को हटाने के लिए सिंपल तरीका है कि एंटी लॉग देख लें हम लोग। तो दोनों साइड में हम लोग एंटी लॉग देख लेते हैं, और फिर लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग बोथ साइड में अगर आप लेते हैं, तो क्या आता है, ये तो लॉग हट गया, 0.02 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 1.07। इसको वर्कआउट कर लेंगे, तो 1.07 10⁻²। फिर यूजुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये सारा कैलकुलेशन आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आएगा 1.36 10⁻² मोल पर लीटर। तो इस तरीके से सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन आ गया है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। अब आते हैं हम लोग जो सबसे टफ पार्ट था सेट 1 में, जो सबसे टफ क्वेश्चन हम मानते हैं जिसको, वो ये था। क्यों टफ था, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन दोनों इन्वॉल्व है, और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। तो इसको समझते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि जहाँ भी हो लिख सके, नोट कर सके। देखिए 0.6 ml है एसिटिक एसिड, हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml, is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर मतलब आई निकालना है। कब आई दिख, आई तभी निकालते हैं जब सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे। अब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के ए भी आपको फाइंड आउट करना है। के एफ की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, कम से कम एक बार और रीडिंग करनी चाहिए, ताकि सारा डेटा समझ में आए, करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। पहला काम होना चाहिए डेटा कलेक्शन का, लेकिन उसके पहले है कि क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे, तो आपको वर्कआउट करने का आइडिया पता चल जाएगा, प्लान आपके माइंड में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर को आप 1000 ml बोल सकते हैं, ठीक है। और 1000 ml को 1000 ग्राम यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया है, क्योंकि डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है वाटर का, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया है कि 1 ग्राम पर ml होगा ये डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए हम 1000 ग्राम हो गया वाटर का मास, 1 kg जिसको कंसिडर कर लेंगे। अब है डेटा में गौर कीजिएगा, तो डेटा में हमारे पास सप्लाई है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, वॉल्यूम है 0.6 ml है, इस वाटर में डिजॉल्व है। डेंसिटी एसिटिक एसिड का प्रोवाइडेड है 1.06 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं, कैसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा। तो डेंसिटी है 1.06, मास है आपका, वॉल्यूम है आपका 0.6 ml, मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट रख के मल्टीप्लाई करना है, ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा 0.636।
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट किया है गिवन मास बाय मोलर मास। ये कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो ये आगे फर्दर हमें काम आएगा जब हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे उस समय, इसलिए इसको यहीं पे कैलकुलेट करके रख लिए हैं। ऐसे बाद में करना पड़ता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, बाद में भी आपको दिखा देंगे, कैसे याद दिला देंगे। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई कब लगाते हैं, जब सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट करे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, आई हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन में देखिए, गौर कीजिए, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेटा सप्लाई किया हुआ है, कितना है, 0.0205 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डिफरेंस जब भी होता है, ये डेल्टा टी एफ क्या है आपका, डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, डिफरेंस है, और डिफरेंस सेल्सियस में हो या केल्विन में हो सेम होता है, इसलिए इसको हमने केल्विन में यहाँ पे रख दिया है। केल्विन में, सेल्सियस या केल्विन में सेम होता है तो केल्विन में रख दिया है। और आई इंटू के एफ की वैल्यू है ये, और ये मोललिटी। तो मोललिटी क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम रख देना है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मोललिटी को बता रहा है। और ये आपका के एफ का वैल्यू है, ये आई है, और ये क्या है, डेल्टा टी एफ है। अब आई जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आई की वैल्यू आएगी 1.04। ठीक है, आई कैलकुलेट कर लेंगे और ये ले आएंगे वैल्यू 1.05। ठीक है, अब देखिए आई तो हमारा कैलकुलेशन आ चुका है, आई का वैल्यू आया था अभी 1.04 आ गया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। क्यों अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो है वो सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा होगा मोनोबेसिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड मोनोबेसिक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो अल्फ़ा तो आई तो आ गया है, आई से हमें अल्फ़ा निकालना होगा, तो ये प्रोसेस करना होगा जो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के समय करते थे। इनिशियल पार्टिकल 1 मान रहे हैं, लेकिन इनिशियली ये 0 0 है, स्ट्रेट आयन H प्लस आयन, 1 - अल्फ़ा हुआ एट द इक्विलिब्रियम, इसका अल्फ़ा बना, इसका अल्फ़ा बना। तो ऑब्जर्व आई का फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल स्टिक एसिड का है कितना, 1 - अल्फ़ा, और स्टेट आयन का अल्फ़ा और H प्लस आयन का अल्फ़ा। तो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, ऐड करके फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल, तो बच गया 1 + अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, हो गया आपका, ये 1 इधर गया तो I - 1, आई की वैल्यू 1.04 है, और -1 करेंगे तो बचा हुआ रह जाएगा 0.04। अब अल्फ़ा आपके पास आ चुका है, तो अल्फ़ा आ चुका है तो हम इस वैल्यू में, इस एक्सप्रेशन में, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके एक्सप्रेशन में रखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखिए पहले निकाल चुके थे, उसी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू को यहाँ पे पुट किए हैं। कॉन्सेंट्रेशन फिर से याद दिला दें, कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए C = N/V करेंगे, और N के लिए क्या करेंगे, WV/MV करेंगे। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, और तब फिर इसको यहाँ पे रख के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितना लेंगे, 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो ये निकाला हुआ है, पहले आप देखिएगा बैक करके वीडियो, पता चल जाएगा। तो 0.0106 इंटू 0.04 का स्क्वायर, अल्फ़ा 0.04 है, नीचे 1 - 0.04 है। आप चाहें तो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं वीक एसिड के केस में, क्योंकि अल्फ़ा इज़ लेस दैन, वेरी वेरी लेस दैन 1। लेकिन हमने यहाँ नेग्लेक्ट नहीं किया है, हमने रखा है इसको, कैलकुलेट कर सकते थे कैलकुलेटर से, इसलिए हमने रख के कैलकुलेट कर दिया है। तो फाइनली आपका आ गया 1.766 10⁻⁵ के ए की वैल्यू। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे कंसंट्रेशन भी बताया गया है, ये देख ही लीजिए आप।
0.636/60 ये n आ गया और वॉल्यूम आ गया, तो 0.0106 ये क्लियर हो गया। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, बाकी कैलकुलेट करके आंसर ले आना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछिएगा, हम बताएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए, क्योंकि उनके पास ना वेपर प्रेशर का आइडिया कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन है हाईएस्ट वेपर प्रेशर। अब सिंपल सी बात सोचिए आप, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इस प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अभी इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू जो भी रहेगा पी नॉट, यहाँ पे वेपर प्रेशर को पी नॉट से नोट कर रहे हैं। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है ये सरफेस पे आ गया, और ये सरफेस पे आया तो क्या करा, सॉल्वेंट जो वेपर फेज में जा सकते थे उसको कम कर दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये लेस हो गया एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर था उससे कम गया। अब ये सोचिए आप, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा आपका ज़्यादा वहाँ वेपर प्रेशर कम, और जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कम वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो ये देखिए ये Na3PO4, Na3PO4 डिसोसिएट करेगा 3Na प्लस में और प्लस एक फॉस्फेट आयन में, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3 और 1, 4 पार्टिकल्स आ गया यहाँ पे। कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक करेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक करेगा तो कैल्शियम आयन में ब्रेक करेगा, +2Cl माइनस आयन में ब्रेक करेगा, 2 और 1 3 पार्टिकल आया। KNO3 भी ब्रेक करेगा, तो K प्लस में ब्रेक करेगा और NO3 माइनस में ब्रेक करेगा, तो 2 पार्टिकल आ गया। लेकिन क्या ग्लूकोज ब्रेक करेगा, बताइए। तो ग्लूकोज तो ब्रेक करता नहीं है, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, तो ये 1 पार्टिकल तो 1 ही रहेगा, तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल ग्लूकोज का रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, अधिक होगा, बाकी के केस में क्या होगा, कम होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ग्लूकोज। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। देखिए ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस पे जब तक SHE का आइडिया नहीं होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप बना नहीं पाएंगे। वैसे फार्मूला से भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताने जा रहे हैं, और फिर फार्मूला भी लास्ट में आपको बता देंगे कैसे आप शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, प्लेटिनम फॉयल है, प्लेटिनम वायर के थ्रू ये हैंग कर रहा है। इसमें होता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं उसमें, और हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, तो इसमें मीडियम में आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हाइड्रोजन गैस आया है प्लेटिनम के सरफेस पे उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ठीक है, H2 ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, और साथ ही साथ जो मीडियम में H प्लस आयन है जो HCl से आया है, ये आपका रिड्यूस भी कर सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है ये। और ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, डिपेंड करता है अदर हाफ सेल पे कि अदर हाफ सेल कैसा है। ठीक है, चलिए फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको हम लोग वर्कआउट करते हैं। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम के फॉयल पे आया, एड्जॉर्ब होकर के यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 चला गया है 2H प्लस में +2 इलेक्ट्रॉन में। अब इसके लिए आप क्या करें, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आ जाएगा आपका 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन की जगह पे यहाँ पे क्या लेना है, प्रेशर लेना है। ठीक है,
क्यों लेना है? क्योंकि आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और n को इधर ले आएंगे तो v को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। r और t आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर ले लेंगे हम लोग। चलिए अब आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं आगे जा करके। ये n की वैल्यू कितनी है? इसमें 2 है। लॉग लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर लिखेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन किया गया है वो 1 होगा। नहीं मेंशन किया हुआ है, SHE है 1 एटमॉस्फेयर। अब आपके पास क्या है? ये 0.0591 माइनस और यहाँ पे 2, और ये लॉग H प्लस का स्क्वायर है, तो आप इसको सीधा ले आइए 2 लॉग H प्लस में, 2 लॉग H प्लस में आया है, और इस माइनस सिंबल को यहाँ पे ले आए हैं, माइनस लॉग H प्लस कर दिए हैं, तो ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब इसको गौर कीजिए, ये pH को बता रहा है, तो pH हम इसकी जगह पे लिख दिया हमने। 2 तो आप समझ ही रहे हैं कि 2 क्या है, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, तो बच गया आपका 0.0591 इंटू pH। pH की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 10, तो pH की वैल्यू 10 रख लिया और हमने कैलकुलेट कर दिया 0.591 वोल्ट। तो ये जो है ई सेल आया, यानी कि सेल पोटेंशियल आया, कब आया? जब हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिडक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस फर्क यही है, वैल्यू सेम रहेगा, माइनस आ जाएगा। अब फॉर्मूला अगर लगाना हो आपको तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला देखिए, ई सेल निकालना हो 0.0591 इंटू पी एच, फॉर्मूला लगाइए, पी एच दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इससे आप वर्कआउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सीबीएसई में पूछेगा तो चूंकि स्टेप्स पे नंबर होता है, तो हर एक स्टेप्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा, फार्मूलाज को मेंशन करना पड़ेगा, इक्वेशन पे हाफ मार्क्स देगा, फिर यहाँ पे आप उसको प्रॉपर वे में पुट करेंगे तो उस पर हाफ मार्क्स देगा, प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे तो 1 मार्क्स आया, मतलब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया आपका। कैसे आपको बोर्ड में ज़्यादा सिक्योर करना है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 सेट 2 का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode zero in pure water at 298 केल्विन। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो नहीं जवाब दे पाए हैं, कारण जो भी रहा हो, लैक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर लैक ऑफ रिवीजन। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात है SHE, तो आपको अभी अभी हमने समझाया ही, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसी में प्रेशर की बात कर रहा है कि प्रेशर कितना होना चाहिए कि आपका क्या हो जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़ीरो हो जाए प्योर वाटर में। तो ये प्योर वाटर दे दिया है और प्रेशर को बताना है आपको कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 298 केल्विन पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इतना होता है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल होता है, और न्यूट्रल वाटर है तो इक्वल होना ही है। 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर H प्लस आयन कंसनट्रेशन या OH माइनस आयन कंसनट्रेशन होगा। अब रिएक्शंस को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस किस में गया? 2H प्लस में गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने ऑक्सीडेशन को ले लिया है। आप रिडक्शन को भी लेके प्रोसीड करेंगे, आंसर सेम आएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया जा रहा है हाफ सेल रिएक्शन के लिए। याद दिला दें आपको, नस्ट इक्वेशन हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो -0.0591 n लॉग H प्लस का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब आइए देखिए, इसको आपको जीरो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये जीरो हमने कर दिया। और ई नॉट सेल तो IUPAC कन्वेंशन से जीरो होता ही होता है। -0.0591 n रखा, यहाँ पे n की वैल्यू एविडेंट है 2 है, जो बाद में यहाँ पे रखा गया है। लॉग, अब प्योर वाटर है, यहीं पे बच्चे फंस गए, प्योर वाटर है तो इन्होंने उसको अप्लाई ही नहीं किया इस कॉन्सेप्ट को कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 होगा। चलिए यहाँ पे रखा गया है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और चूंकि 2H प्लस है तो H प्लस का स्क्वायर होगा, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट
1 ATM 1 बार लेंगे। तो अब -0.0591 आया 2, और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 2 log इंटू 10⁻, ये 2 सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, तो -14, ये 1 आया, और ये जो है जब इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 10⁻14। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं, सिर्फ ध्यान देना था प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना होगा, तो उसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर हमारा आ गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया। चलिए सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्राइटेरिया है, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्राइटेरिया है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज लेस देन 0, और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो ई सेल पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा दिए गए डायरेक्शन में। तो ये पूछा गया था क्या क्राइटेरिया है, तो वो इसमें लिखना था ये दोनों चीज़। अब देखिए ईएमएफ के बारे में जान लीजिए, ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन द करंट इज ओपन, व्हेन द सर्किट इज ओपन, दैट इज नो करंट इज फ्लोइंग। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन। तो ये दो तीन सिंपल फैक्ट है, सिंपल फैक्ट को याद रखना था, बताना था। ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। तो ईएमएफ क्या है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब वो जो वैल्यू आएगा पोटेंशियल डिफरेंस उसको ईएमएफ कहेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब सेल काम कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है तब उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। एक और क्वेश्चन था, पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 96500 कूलम्स, 96500 कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। तो इसमें पता नहीं कंफ्यूजन क्यों हुआ बच्चों को। ये सिंपल सा फैक्ट है जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ते हैं कि हमारा जो है ये 96500 जो कूलम है ये बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे तो आपका वर्कआउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, 96500 कूलम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स और ऑलवेज कंटेन्स चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 965 कूलम, तो अगर आप यहाँ से 2 ज़ीरो हटा रहे हैं तो यहाँ से भी 2 ज़ीरो हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन इसमें है नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें भी गलत हो गया कुछ बच्चों का, अच्छे अच्छे बच्चों का गलत हो गया। दूसरा है Q इज इक्वल टू एनी अप्लाई कर दीजिए। तो Q इज इक्वल टू एनी, Q को क्या बता रहा है, 965 को बता रहा है, कूलम को N बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E क्या बताएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को। लेकिन इसमें क्या पंगा है, 965 को डिवाइड करना होगा 1.6 से, तब जा करके आपका वैल्यू आएगा, फिर यही आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस में जो बताए हैं उसको करिए, ज़्यादा इजी वे में हो जाएगा आपका। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -3 है, था -1.2 था, -5 था। तो हमने पहले ही आपको कहा है जिस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जो सबसे कम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे कम तो यही Z है, उसके बाद X है, फिर Y है। तो ये हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए था। हमेशा एरो लेफ्ट टू राइट देंगे और इसके नीचे बोर्ड के एग्जाम में हमेशा लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्लियरली मेंशन कर देना है ताकि एग्जामिनर को कोई मौका नहीं मिले नंबर काटने का, और प्रॉपर सिंबल भी दिया करेंगे। ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, राउल्ट्स लॉ, कोई भी बच्चा जो है सही प्रॉपर वे में नहीं लिखा राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो क्या है,
इन केस ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। तो कोई भी एक लिख देना था सिंप्लीफाई वे में। द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट का होगा, ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो आएगा, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन, जो भी लिक्विड है तो उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में क्या है, उसका उसको ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल था, वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जो लिक्विड है वही तो जा रहा है ना वेपर में, है ना, तो इसलिए उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये सारे थे हमारे